आज की वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 4th चैप्टर धातु और अधातु के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो देखिए, ऑक्सीजन तो गैस के रूप में होती है। सल्फर और फास्फोरस को अगर हम किसी चीज़ से पीटते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका आंसर है क, जिंक। यानी जिंक को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क, जिंक। तो जिंक क्योंकि धातु है, धातु आघात वर्ध्यता का गुण होता है। इसका मतलब अगर धातु को किसी वस्तु से पीटा जाता है तो वो फैल जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सभी धातुएं तन्य होती हैं। दूसरा, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। अगला है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। घ है, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो तन्य का मतलब होता है वस्तु का ऐसा गुण जिससे उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है ग, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। यानी अधिकतर धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो ये आंसर हो गया ग। अब यहाँ पे दिया हुआ है, में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें खाली स्थान है, इन खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए, सबसे पहला है, फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील अधातु है। फास्फोरस जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए ये बहुत अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी धातुओं से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है जो भरना है, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। आपने देखा होगा, लोहे में अगर हम खुला छोड़ देते हैं जंग लग जाती है जल्दी से, तो ये अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। देखिए, ये पहला है, फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ख है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ग, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। लास्ट वाला है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसी तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी यानी ट्रू, और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ यानी फॉल्स लिखना है। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत है, फॉल्स एफ। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, टी, क्योंकि सोडियम को इसीलिए मिट्टी के तेल में भिगो कर रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर जो है ये जिंक से कम अभिक्रियाशील है। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि अगर कोयले को नहीं खींचा जा सकता, कोयला अधातु है, अधातु तन्य नहीं होते। तो देखिए फिर से, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये सही है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, ये गलत है। कोयले को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, ये गलत है। अब देखिए, ये प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। अब देखिए, पहला क्या है? दिखावट। अब धातुएं चमकीली होती हैं जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। अब देखिए, आपने देखा होगा सोना चांदी
ये इनमें बहुत चमक होती है, जबकि अधातु में चमक नहीं होती। दूसरा, कठोरता। सामान्यतया धातुएं कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती। लेकिन हीरा एक कठोर अधातु है। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। फिर है आघातवर्धनीयता। धातु को पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है, जबकि अधातु को पीटने पर टूट जाती हैं, यानी अधातु भंगुर होती हैं। अगला है तन्यता। धातु को पीटकर तार के रूप में तैयार किया जा सकता है, जबकि अधातुओं को पीटकर तार के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता। जैसे कोयले, सल्फर, इनके तार नहीं बनाए जा सकते। फिर है ऊष्मा चालन। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं, इसलिए खाना बनाने के बर्तन धातु के होते हैं। फिर है विद्युत चालन। धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। अब है प्रश्न, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। पहला है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। आंसर है इसका, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम में आघातवर्धनीयता का गुण होता है। एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर चपटा हो जाता है। यदि उसे अधिक बल से पीटा जाए तो उसे शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। एल्यूमिनियम संक्षारण विरोधी धातु भी है, जिसके कारण इसकी बनी पन्नी में रखे खाद्य सामग्री को नुकसान भी नहीं होता है। इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। मुख्य कारण क्या हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम संक्षारण विरोधी है और साथ ही इसमें आघातवर्धनीयता का गुण है, जिससे इसकी बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, जिसको हम फॉइल कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल इसको कहा जाता है, जिसमें हम खाने को लपेटते हैं तो खाना जो हमने इसमें लपेटा हुआ है वो खराब नहीं होता, यानी ये खाद्य सामग्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल खाना लपेटने के लिए करते हैं। खो है, निमज्जन छड़ें या इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। क्या कारण है इसका? उत्तर देखिए, इमर्शन रॉड धातु से निर्मित होती हैं। धातु ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर यह बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। जब इमर्शन रॉड गर्म होगी तो उससे क्या होगा, जिसमें हम पानी में हमने इसको डुबाया है वो भी तेजी से गर्म होने लगेगा। तो यही कारण है कि इमर्शन रॉड किससे निर्मित होती है? धातु से निर्मित होती है, क्योंकि धातु ऊष्मा की भी सुचालक है और विद्युत की भी सुचालक होती है। इसी तरह से गौ है, देखिए, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर पाता। यानी जिंक, मान लीजिए जिंक का लवण जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट में अगर हम कॉपर डाल देते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। अगला है, देखिए, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम क्या है? धातु हैं, लेकिन ये बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं। आंसर देखिए इसका, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये दोनों धातुओं को यदि हम वायु में खुला छोड़ दें
तो यह वायु में तेजी से क्रिया करके जल उठेंगी। ये दोनों धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। इसी तरह से देखिए, सोडियम को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन जब होता है तो उस टेम्परेचर से क्या होता है, हाइड्रोजन में आग लग जाती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में रखने से सोडियम और पोटेशियम वायु के और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और उनमें अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट करिए। देखिए, इसका आंसर है एल्यूमिनियम एक क्रियाशील धातु है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो एल्यूमिनियम धातु से क्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये विषैले पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम के पात्र में नींबू के अचार को रखेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ विषैले हानिकारक पदार्थ मिल जाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे। आपने घरों में देखा होगा, जब हम नींबू का अचार या कोई भी खट्टे पदार्थ का अचार बनाते हैं, उसको अक्सर कांच के पात्र में या चीनी मिट्टी के पात्रों में रखा जाता है। अब देखिए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम में कुछ पदार्थ दिए गए हैं। पहले कॉलम में कुछ पदार्थ हैं और कॉलम दूसरे में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थ का कॉलम 2 से सही मिलान करिए। पहले में देखिए कुछ पदार्थ के नाम दिए हैं और दूसरे में उपयोग दिए हैं। गोल्ड का उपयोग किस चीज़ के लिए होता है, ये आपको सबको पता होगा, आभूषण बनाने के लिए। तो चौथा इसका आंसर सही है। आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल मशीनों के उपयोग के लिए किया जाता है। 5वां नंबर, ये कॉलम बी का 5वां सही है। फिर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को लपेटा जाता है। एल्यूमिनियम जो फॉइल होती है उसमें खाद्य सामग्री को लपेटा जाता है, तो तीसरे नंबर का सही है। कार्बन, कार्बन क्या है, ये ईंधन है। छठा, कार्बन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए कॉपर, आपको पता होगा कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं, तो कॉलम 2 का कौन सा सही है, दूसरा वाला, बिजली के तार। मरकरी थर्मामीटर में यूज़ होता है, पहला वाला सही है। अब देख लीजिए इसको फिर से। गोल्ड यानी सोने का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। आयरन का उपयोग मशीनें बनाने में होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने के लिए किया जाता है। कार्बन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं। और मरकरी जो है ये थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी क्या है, आपको मालूम होगा, मरकरी एक धातु है जो लिक्विड के रूप में या तरल के रूप में पाई जाती है। तो इस तरह से हम कॉलम 1 और 2 का सही मिलान कर सकते हैं। प्रश्न है देखिए, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर के प्लेट में डालने पर कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होती है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर क्या बनता है, कॉपर सल्फेट प्लस जल और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो क्या हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब कॉपर डाला जाता है क्या बनता है, कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक समीकरण क्या हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, Cu यानी कॉपर, CuSO4 कॉपर सल्फेट, H2O जल, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, H2SO4 और कॉपर के रिएक्शन से कॉपर सल्फेट, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो ये अभिक्रिया होती है। दूसरा है लोहे की कील
कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। आंसर है देखिए, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु है कॉपर से। ये क्या करता है, कॉपर को उसके सल्फेट विलयन से विस्थापित करके आयरन सल्फेट और कॉपर उत्पन्न करता है। तो क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वह कॉपर के जो लवण है उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। रिएक्शन देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इससे क्या बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। आयरन क्या करता है, कॉपर की जगह ले लेता है, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। रिएक्शन देखिए, रासायनिक समीकरण इसका Fe यानी आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इससे क्या बना, FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर Cu। तो रिएक्शन क्या हो गई, Fe प्लस CuSO4, ये हमें क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर अलग हो जाती है। प्रश्न है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। वो गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? देखिए, सबसे पहले सलोनी परख नली में इकट्ठी की गई गैस को पानी में डालकर उसे घोलेगी। कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह गैस पानी में घुलकर H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनाती है। सलोनी इसकी प्रकृति का परीक्षण लिटमस पेपर की सहायता से करेगी। यदि वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय है, यदि नहीं करता तो विलयन की प्रकृति क्षारीय है। तो इस तरह से वो गैस की प्रकृति की जांच कैसे करेगी, गैस को पानी में घोलकर उस विलयन से लिटमस पेपर की सहायता से चेक करेगी। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो क्या होगा, गैस की प्रकृति अम्लीय है। इसी का आंसर है देखिए दूसरा, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। सबसे पहले क्या होता है, जब कोयला या कार्बन ऑक्सीजन में जलता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में डाल दिया, पानी में घोल दिया तो क्या बन रहा है, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन में जलकर पहले क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ये कार्बोनिक अम्ल जो नीला लिटमस पेपर है इसको कैसा कर देगा, लाल कर देगा। तो इस तरह से लिटमस पेपर के द्वारा हम इस गैस को जल में घोलकर उसकी प्रकृति जान सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वो आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? आंसर है देखिए, आभूषण के भार में आई कमी का कारण यह है कि सुनार जब आभूषणों को पॉलिश करते हैं तो उसे क्या करते हैं, आभूषण को एक्वारेजिया नामक घोल में डाल देते हैं। देखिए, एक्वारेजिया क्या होता है, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब 3 और 1 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार होता है तो ये एक्वारेजिया कहलाता है। ये सोने के आभूषणों को इस मिश्रण में डालने से सोने की ऊपरी परत मिश्रण में घुल जाती है, निचली चमकीली परत दिखने लगती है। इस प्रक्रिया से आभूषण तो चमकने लगते हैं लेकिन उनके भार में कमी आ जाती है। देखिए इसका आंसर फिर से, आभूषण के भार में आई कमी का कारण यह है
कि सुनार जब आभूषणों को पॉलिश करते हैं तो उस आभूषण को वो एक्वारेजिया नामक घोल में डाल देते हैं, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सोने के आभूषणों को इस मिश्रण में मिलाने से सोने की ऊपरी परत मिश्रण में घुल जाती है, निचली चमकीली परत दिखने लगती है। इस प्रक्रिया से आभूषण चमकने भी लगता है और आभूषणों के भार में कमी भी आ जाती है। एक्वारेजिया जो है ये बहुत ही संक्षारक अम्ल है।